हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के मॉक टेस्ट में। आज के मॉक टेस्ट में हम लोग 75 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो कोशिश करेंगे इन क्वेश्चन को बिना समय वेस्ट किए हुए जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व कर दें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। देन अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये क्लास डेली 9 PM पर होती है, जिसमें हम डेली 25 MCQs को सॉल्व करते हैं। आज संडे है, इसलिए आज हम लोग मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। विशिष्ट अन्न की अवधारणा घटना क्रियावाद में दी गई है। ऑप्शन ए सूट्स के द्वारा, ऑप्शन बी बर्जर के द्वारा, ऑप्शन सी गार्फिंकल के द्वारा और ऑप्शन डी कॉफमैन के द्वारा। तो बताइए विशिष्ट अन्न की अवधारणा घटना क्रिया विज्ञान में किसने दी है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए अल्फ्रेड सूट्स। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बर्जर एवं लकमैन के अनुसार सामाजिक वास्तविकता की रचना त्रियात्मक योजना द्वारा की गई है, जैसे व्यक्तिकरण, वस्तुकरण तथा ऑप्शन ए अमूर्त, ऑप्शन बी वास्तविक, ऑप्शन सी सामाजिक करण और ऑप्शन डी आदर्शात्मक। तो बताइए बर्जर व लकमैन के अनुसार सामाजिक वास्तविकता की जो त्रियात्मक योजना दी गई है उसके भाग आपको बताने कौन कौन से। एक है व्यक्तिकरण, दूसरा वस्तुकरण है और तीसरा क्या होगा ये बताइए। तो इसका जो सही आंसर ये है ऑप्शन सी समाजीकरण। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं मिलता है। इनमें से आपको बताना है कौन सा जो ये दिया हुआ है सही नहीं है। ऑप्शन ए सूट्स आदतन बोध, ऑप्शन बी बर्जर सामाजिक वास्तविकता, ऑप्शन सी हेबरमास जीवन संसार और ऑप्शन डी हर्षल सूचीबद्ध अभिव्यक्ति। चाहे तो इस क्वेश्चन को आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। सूट्स हैबिचुअल नॉलेज, बर्जर सोशल रियलिटी, हेबरमास लाइफ वर्ड और हर्षल इंडेक्सिकल एक्सप्रेशन। तो बताइए इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी हर्षल सूचीबद्ध अभिव्यक्ति नहीं होगा, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, गार्फिंकल होना चाहिए था। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिक चिंतक नहीं है। ऑप्शन ए डेनियल वेल, ऑप्शन बी जॉन बॉडिलार, ऑप्शन सी पियरे बोर्दोय और ऑप्शन डी जैक डेरिडा। तो आपने को बताना है इसमें से उत्तर आधुनिकता से संबंधित कौन सा विचारक नहीं है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए डेनियल वेल। डेनियल वेल का संबंध किससे है, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एम फूको का अनुसंधान विश्लेषण में सम्मिलित है। ऑप्शन ए ज्ञान व्यवस्था, ऑप्शन बी सुधारालय, ऑप्शन सी शरण स्थान और ऑप्शन डी ये सभी। इसको मैं इंग्लिश वर्जन में भी दिखा दे रही हूँ क्योंकि थोड़ा हिंदी वर्जन इसका टफ दिख रहा है। एम फोकास रिसर्च एनालिसिस कवर्स नॉलेज सिस्टम, प्रिजन, एसाइलम एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। बताइए कौन सा होगा इसका सही आंसर। मैं हिंदी और इंग्लिश वर्जन एक साथ इसलिए भी नहीं दिखा रही हूँ हर क्वेश्चन का, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, फिर ज़्यादा देर तक लोग इंटरेस्टेड भी नहीं होते हैं वीडियो देखने में। बाकी बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के बाद कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है। ऑप्शन ए भोजपुरी, ऑप्शन बी उड़िया, ऑप्शन सी तेलुगु और ऑप्शन डी पंजाबी। तो बताइए हिंदी के बाद कौन सी ऐसी भाषा है जो सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी तेलुगु। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एसी दुबे ने
ग्राम का व्याख्यात्मक अध्ययन किया। किस ग्राम का व्याख्यात्मक अध्ययन किया है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए रामपुरा, ऑप्शन बी समीरपेट, ऑप्शन सी किशनगढ़ी और ऑप्शन डी छोटा नागपुर। तो बताइए। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी समीरपेट। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और रामपुरा का अध्ययन किसने किया था? एम.एन. श्रीनिवास ने किया था। ठीक है। देन किशनगढ़ी का अध्ययन किसने किया था? मैकिम मेरिट ने किया था। छोटा नागपुर कहाँ की है? मुंडा जनजाति से रिलेटेड है। ये झारखंड में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। झारखंड बिहार के आसपास पाई जाती है मुंडा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय समाज के अनुसार जाति एक खंडित व्यवस्था है, ये किसने कहा है? ऑप्शन ए एस.सी. दुबे ने, ऑप्शन बी डी.पी. मुखर्जी ने, ऑप्शन सी एम.एन. श्रीनिवास ने और ऑप्शन डी इरावती कर्वे ने। तो बताइए, भारतीय समाज के अनुसार जाति एक खंडित व्यवस्था है, ये किसने कहा है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी एम.एन. श्रीनिवास। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए.आर. देसाई के अनुसार पूर्व कृषक आंदोलन का क्या कारण था? ऑप्शन ए मजदूरी, ऑप्शन बी उत्पादन के अच्छे मूल्य, ऑप्शन सी विकास में भागीदारी और ऑप्शन डी आर्थिक सहायता। तो बताइए, ए.आर. देसाई के अनुसार पूर्व कृषक आंदोलन का क्या कारण थे? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी विकास में भागीदारी। ये पूरा का पूरा न्यू क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय सभ्यता के परंपरागत संरचना का अध्ययन वृद्धि तथा विश्वास से किया जाना चाहिए, या किसने कहा है? ऑप्शन ए सुरजीत सिन्हा, ऑप्शन बी एन.के. बोस, ऑप्शन सी बी.आर. अम्बेडकर और ऑप्शन डी एल.पी. विद्यार्थी। तो बताइए, ये कथन किसका है? भारतीय सभ्यता के परंपरागत संरचना का अध्ययन वृद्धि तथा विश्वास से किया जाना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी एन.के. बोस। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दलित शब्द इंगित करता है, ऑप्शन ए शक्ति के लिए संघर्ष को, ऑप्शन बी उत्पीड़ित व शोषित को और ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, दलित शब्द किसको इंगित करता है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी उत्पीड़ित एवं शोषित को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व आर्थिक मंच द्वारा वर्ष 2013 के लिए जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का क्या स्थान था? देखिए, ये रिसेंट का पेपर है, पर इसमें पूछा गया है 2013 का ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 89, ऑप्शन सी 101 और ऑप्शन डी 75। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी 101। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। वंशानुगत परिवर्तित फसलें का दावा करती हैं, किसका दावा करती हैं? ऑप्शन ए पीड़क जंतु प्रतिरोधी का, ऑप्शन बी बीमारी प्रतिरोधी का, ऑप्शन सी सूखा सहन शक्ति का और ऑप्शन डी ये सभी। तो बताइए कौन सा सही होगा इसका आंसर? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी ये सभी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। योगेंद्र सिंह के अनुसार भारत में आधुनिकीकरण के द्वारा परंपरागत संरचना में किसके अपेक्षा अनुकूलित परिवर्तन हो रहे हैं? बताना है किस कारण से समाज में अनुकूलित परिवर्तन हो रहे हैं। ऑप्शन ए यांत्रिक विघटन के द्वारा, ऑप्शन बी औद्योगिक विघटन के द्वारा, ऑप्शन सी संरचनात्मक विघटन के कारण और ऑप्शन डी सूचना का विघटन के कारण। तो बताइए क्या सही आंसर होगा इसका? और आपको जो भी क्वेश्चन नए लगे उसे आप नोट्स करते जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन रिपीट होते हैं और हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी संरचनात्मक विघटन, मतलब स्ट्रक्चरल डिसऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सी लोम्ब्रोसो ने विचलन का सिद्धांत दिया है, ऑप्शन ए शारीरिक रचना के आधार पर, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक के आधार पर, ऑप्शन सी आर्थिक के आधार पर और ऑप्शन डी सांस्कृतिक के आधार पर। तो बताइए क्या सही होगा इसका?
तो जो लोम्ब्रोसो ने विचलन का सिद्धांत दिया वो किस आधार पर दिया आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए, शारीरिक रचना के आधार पर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ये जो क्वेश्चन दिए हैं देखिए बहुत डीपली दिए हैं, बिना कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मर्टन के अनुसार के द्वारा विचलन उत्पन्न होता है, किसके द्वारा विचलन उत्पन्न होता है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए व्यक्ति व्यक्तित्व के द्वारा, ऑप्शन बी समाज की संरचना एवं संस्कृति के द्वारा, ऑप्शन सी प्रगति के द्वारा और ऑप्शन डी औद्योगिकीकरण के द्वारा। तो बताइए मर्टन के अनुसार किसके द्वारा विचलन उत्पन्न होता है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, समाज की संरचना एवं संस्कृति के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में वैश्वीकरण का प्रारंभ नई आर्थिक नीति में हुआ, मतलब किस वर्ष हुआ था ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 1990 में, ऑप्शन बी 1991 में, ऑप्शन सी 1992 में और ऑप्शन डी है 1993। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, या मैं कमेंट बॉक्स में अपना टेलीग्राम का लिंक पिन कर दूंगी, आप उससे ज्वाइन हो जाइएगा तो मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। तो बताइए भारत में वैश्वीकरण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 1991। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, द रिमेम्बर्ड विलेज का आनुभाविक अध्ययन किया गया, मतलब आपको बताना है द रिमेम्बर्ड विलेज का किसने अध्ययन किया था ये बताइए, और बताइए किस गांव का अध्ययन किया गया था। ऑप्शन ए रामपुरा का, ऑप्शन बी किशनगढ़ी का, ऑप्शन सी श्रीपुरम का और ऑप्शन डी महुआ का। और साथ में मुझे ये भी बताइए रामपुरा का अध्ययन किसने किया, किशनगढ़ी का अध्ययन किसने किया, श्रीपुरम का अध्ययन किसने किया और महुआ का अध्ययन किसने किया। एक साथ आपके 4 क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए रामपुरा। इसका अध्ययन किसने किया था, श्रीनिवास ने किया था, एमएन श्रीनिवास। ठीक है। देन श्रीपुरम का अध्ययन किसने किया था, आंद्रे बेतेई ने किया था। किशनगढ़ी का अध्ययन किसने किया था, अभी मैंने बताया मैकम मेरिट ने किया था। देन महुआ का किसने अध्ययन किया था, आईपी देसाई ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, युकाटन के लोक संस्कृति का अध्ययन किसने किया। ऑप्शन ए आर के मुखर्जी ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट रेडफील्ड ने, ऑप्शन सी पी सोरोकिन ने और ऑप्शन डी सी जी बर्मन ने। तो बताइए युकाटन के लोक संस्कृति का अध्ययन किसने किया है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी रॉबर्ट रेडफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, एक कृषक समाज का संबंध होता है किससे होता है। ऑप्शन ए कृषि से, ऑप्शन बी पालतू पशु से, ऑप्शन सी दोनों ही ए और बी और ऑप्शन डी है ना ए ना बी। तो बताइए एक कृषक समाज का संबंध किससे होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों से होता है। कृषि से भी होता है और पालतू पशु से भी होता है, क्योंकि जो कृषक होते हैं वो जानवरों को भी पालते हैं, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, बैल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चारागाही अर्थव्यवस्था का प्रतिष्ठित उदाहरण है कौन सी जनजाति का है। चारागाह अर्थव्यवस्था आपको बताना है कौन सी जनजाति का उदाहरण है, मतलब बैगा जनजाति चारागाही करती है, टोडा जनजाति करती है, ऑप्शन सी भील या जारवा। तो बताइए क्या सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी टोडा। टोडा क्या है, पशुपालक जनजाति है। ठीक है, चारागाही स्तर इसी को, अर्थव्यवस्था इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषक अर्थव्यवस्था के सदस्यों की कठोर भावना दर्शाती है, क्या दर्शाती है। ऑप्शन ए सांप्रदायिकता को, ऑप्शन बी अंतर समूह को, ऑप्शन सी बाह्य समूह को और ऑप्शन डी राष्ट्रीयता को। तो बताइए कृषक अर्थव्यवस्था के सदस्यों की कठोर भावना क्या दर्शाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी अंतः समूह को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांव एवं नगरीय समाज में आधारभूत भिन्नता
की है। ऑप्शन ए यातायात के साधन की है, ऑप्शन बी वर्ग की है, ऑप्शन सी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा की है और ऑप्शन डी व्यवसाय की है। तो बताइए गांव और नगरीय समाज में भिन्नता आप किस आधार पर कर सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, व्यवसाय के आधार पर। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वतंत्रता के बाद से गांवों के उत्थान का सबसे महत्वपूर्ण सरकारी उपाय इनमें से क्या था, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए सहकारी खेती थी, ऑप्शन बी ऋण था, ऑप्शन सी पंचायत व्यवस्था थी और ऑप्शन डी जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन था। स्वतंत्रता के बाद से गांवों के उत्थान का सबसे महत्वपूर्ण सरकारी उपाय इनमें से क्या किया गया था, आप ये बताइए। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी, जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जमींदारी व्यवस्था में पारितोषिक किससे संबंधित होता है? ऑप्शन ए श्रेणीबद्ध परिस्थिति से, ऑप्शन बी प्रदान की गई सेवाओं के आर्थिक मूल्य से, ऑप्शन सी दोनों ही, ए और बी दोनों होगा और ऑप्शन डी है ना ए और ना बी। तो बताइए जजमानी व्यवस्था का संबंध किससे है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए, श्रेणीबद्ध परिस्थिति से। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोपला कृषक कहाँ के थे, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए गुजरात के, ऑप्शन बी केरला के, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश के और ऑप्शन डी बिहार के। तो बताइए मोपला कृषक कहाँ के थे? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी केरला। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एससी मेयर का ग्राम अध्ययन मुख्यतः किससे संबंधित था? ऑप्शन ए आर्थिक संबंधों से, ऑप्शन बी राजनीतिक संबंधों से, ऑप्शन सी नातेदारी संबंधों से और ऑप्शन डी पड़ोसी संबंधों से। तो बताइए एससी मेयर का ग्राम अध्ययन किससे संबंधित था? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, राजनीतिक संबंधों से। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, ये भी एक नया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीलोखेड़ी प्रोजेक्ट किसके लिए लागू किया गया था? ऑप्शन ए गांव के विकास के लिए, ऑप्शन बी काश्तकारी अधिकार के लिए, ऑप्शन सी शरणार्थियों का आवास के लिए और ऑप्शन डी बंधुआ मजदूरों के उन्मूलन के लिए। तो बताइए नीलोखेड़ी प्रोजेक्ट किसके लिए लागू किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, शरणार्थियों का आवास के लिए। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। औद्योगिक उत्पादन की सबसे अधिक वृद्धि दर किस वर्ष में हुई? ऑप्शन ए 1991 से 92 में, ऑप्शन बी 1993 से 94 में, ऑप्शन सी 1994 से 95 में और ऑप्शन डी 1995 से 96 में। तो बताइए औद्योगिक उत्पादन की सबसे अधिक वृद्धि दर किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी 1994 और 95 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। औद्योगिक समाज का महत्वपूर्ण पहलू है क्या है, बताइए। ऑप्शन ए प्रजातंत्र, ऑप्शन बी कल्याणकारी राज, ऑप्शन सी साम्यवाद और ऑप्शन डी पूंजीवाद। तो औद्योगिक समाज का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, पूंजीवाद, कैपिटलिस्ट सोसाइटी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी एलन टूरेन, ऑप्शन सी डेनियल बेल और ऑप्शन डी डब्ल्यू एजरा पार्क। तो बताइए कौन है द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक के लेखक? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, डेनियल बेल। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। औद्योगिक समाज में स्थापन की विधि किस पर आधारित होती है? ऑप्शन ए एक की वरिष्ठता पर, ऑप्शन बी एक की उभरती हुई योग्यता पर, ऑप्शन सी एक के जन्म से और ऑप्शन डी परिवार के निर्देश से।
तो बताइए औद्योगिक समाज में स्थापन की विधि मतलब स्थापना की विधि किस पर आधारित होती है? इसका मैं इंग्लिश भी दिखा देती हूँ आप लोग को। The manner of placement in the industrial society is based on option A one's seniority, option B one's prospective ability, ऑप्शन सी है one's birth order और ऑप्शन डी है फैमिली गाइडेंस। तो बताइए क्या सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, एक की उभरती हुई योग्यता। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सफल औद्योगिक संगठन के समक्ष किसकी मांग रखी जाती है? ऑप्शन ए उत्पादन के तालमेल की आवश्यकता, ऑप्शन बी मानवीय शक्ति को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक सफल औद्योगिक संगठन के समक्ष किसकी मांग रखी जाती है आपको ये बताना है। बताइए सर क्या सही आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों होगा। उत्पादन के तालमेल की आवश्यकता, मानवीय शक्ति को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता, ये दोनों ही क्या है एक सफल औद्योगिक संगठन के समक्ष मांग रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक संघवाद को अक्सर पहले की सोची समझी अभिव्यक्ति बताया है किसने? ऑप्शन ए अमेरिका संघ ने, ऑप्शन बी सामंत श्रम ने, ऑप्शन सी श्रम पार्टी ने और ऑप्शन बी व्यापारिक संघ ने। बताइए क्या सही आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सामंत श्रम। इसका आप लोग इंग्लिश पे एक बार देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है। इज यूजली थॉट ऑफ अस एन अर्ली एक्सप्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनियनिज्म। ऑप्शन ए अमेरिकन यूनियन है, ऑप्शन बी नाइट ऑफ लेबर, ऑप्शन सी है लेबर पार्टी और ऑप्शन डी है मर्चेंट यूनियन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी नाइट ऑफ लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एन.जे. स्मेल्सर, ऑप्शन बी जे सुम्पीटर, ऑप्शन सी ईवी स्नाइडर और ऑप्शन डी मैक्स वेबर। तो बताइए सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए एन.जे. स्मेल्सर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मजदूर संघ विधि काम में लेते हैं, कौन सी विधि काम में लेते हैं? ऑप्शन ए सामूहिक सौदा, ऑप्शन बी मध्यस्थता, ऑप्शन सी हड़ताल और ऑप्शन डी ये सभी। तो बताइए मजदूर संघ होते हैं इनमें से कौन सी विधियां काम में लेते हैं मतलब किसका उपयोग करते हैं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी होगा। सामूहिक सौदा, मध्यस्थता और हड़ताल ये तीनों ही क्रिया क्या मजदूर संघ के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एन.जे. स्मेल्सर, ऑप्शन बी जे सुम्पीटर, ऑप्शन सी ईवी स्नाइडर और ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो बताइए इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी पुस्तक किसकी है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी ईवी स्नाइडर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, आर्थिक संगठन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए मानव प्रयास की क्रमबद्धता से, ऑप्शन बी जीवन की आवश्यकताओं की प्राप्ति से, ऑप्शन सी है अत्याधिकता से और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बताइए आर्थिक संगठन का इनमें से किससे संबंध होता है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मानव प्रयास की क्रमबद्धता भी होगी, जीवन की आवश्यकताओं की प्राप्ति भी होगी और अत्यधिकता भी होगी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही मिलान कीजिए। ऑप्शन ए एम के गांधी विकास का मिश्रित प्रारूप, ऑप्शन बी अमृत सेन विकास प्रारूप का सामाजिक क्षमता और ऑप्शन सी है विनोबा भावे विकास का स्वदेशी प्रारूप और ऑप्शन डी है जे एल नेहरू विकास का सर्वोदय प्रारूप। तो बताइए इसमें से कौन सा सही मेल खा रहा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, अमृत सेन ने विकास प्रारूप की सामाजिक क्षमता सिद्धांत दिया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। बाकी ये सारी चीजें लिखी है गलत लिखी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि, विकास तथा निरंतरता पाई जाती है? ऑप्शन ए प्रगति में, ऑप्शन बी प्रसार में, ऑप्शन सी क्रांति में और ऑप्शन डी उद्विकास में। तो बताइए किसमें वृद्धि भी पाया जाता है, विकास भी पाई जाती है और निरंतरता भी पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उद्विकास, इवोल्यूशन में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, प्रारंभिक अर्थशास्त्र के लेखन में मानव विकास की अवधारणा की उत्पत्ति पाई जाती है? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी डेविड रिकार्डो, ऑप्शन सी जॉन स्टुअर्ट मिल और ऑप्शन डी ये सभी। तो बताइए प्रारंभिक अर्थशास्त्री कौन है जो मानव विकास की अवधारणा की उत्पत्ति पाई जाती है, उन्होंने बताया है। तो इनका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी है, ये सभी है। एडम स्मिथ भी होंगे, डेविड रिकार्डो भी होंगे, जॉन स्टुअर्ट मिल भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतत विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा सतत विकास की अवधारणा में सर्वप्रथम प्रकट हुई? ऑप्शन ए वृद्धि की सीमा, ऑप्शन बी पर्यावरण की चुनौतियां, ऑप्शन सी हमारा समान भविष्य और ऑप्शन डी भविष्य की जिंदगी। तो बताइए सतत विकास की अवधारणा में सर्वप्रथम क्या मतलब लक्ष्य रखा गया था, आपको सीधे ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, हमारा समान भविष्य, मतलब अवर कॉमन फ्यूचर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, किसने संसार के कम विकसित देशों के पिछड़ेपन तथा अधोविकसित के लिए धनी देशों की भूमिका के बारे में इंगित किया है? ऑप्शन है डब्ल्यू रोस्टो, ऑप्शन बी है एडवर्ड सील, ऑप्शन सी है आई वॉलेस्टीन और ऑप्शन डी समीर अमीन। तो बताइए कौन सही होगा? कम विकसित देशों के बारे में कौन बात करता है, बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, समीर अमीन। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, पश्चिम में पूंजीवाद के विकास के इतिहास तथा यूरोप के धनी देशों तथा औपनिवेशिक गरीब राष्ट्रों के बीच आर्थिक संबंध बताता है। कौन सा सिद्धांत बताता है? ऑप्शन ए असमान विनिमय का सिद्धांत, ऑप्शन बी वास्तविक विकास का सिद्धांत, ऑप्शन सी है संसार व्यवस्था का सिद्धांत और ऑप्शन डी अधोविकसित सिद्धांत। इसका मैं आपको इंग्लिश वर्जन भी दिखा देती हूँ। Look at the history of development of capitalism in the West and economic relationship between the rich country and the Europe and colonial poor ones. Option A theory unequal exchange, option B है theory of realistic development, option C है world system theory और option D है theory of under development। तो बताइए ये किसकी डिफिनेशन है? इन चारों में से आपको बताना है ये किसकी डिफिनेशन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, संसार व्यवस्था सिद्धांत, मतलब वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। विश्व लिखा होता है, विश्व व्यवस्था सिद्धांत, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एस अमीन मतलब समीर अमीन ने संसार व्यवस्था को दो क्षेत्रों में विभक्त किया है। एक स्व केंद्रित अवस्था है तो दूसरी क्या है? ऑप्शन ए आंतरिक अवस्था, ऑप्शन बी केंद्र व्यवस्था, ऑप्शन सी है परिधीय व्यवस्था और ऑप्शन डी है औपनिवेशिक व्यवस्था। एस अमीन ने संसार व्यवस्था को दो भिन्न क्षेत्रों में विभक्त किया है, एक स्व केंद्रित व्यवस्था है और दूसरा बताइए कौन सी व्यवस्था होगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, परिधीय व्यवस्था। एक है स्व केंद्रीय व्यवस्था और दूसरा है परिधीय व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस.सी. दुबे ने विकास की चार दुविधाओं को बताया है। वे इस प्रकार हैं: विकास बनाम अविकास, देशी विकास बनाम विदेशी विकास, स्वपूर्ति बनाम आत्मनिर्भरता तथा ऑप्शन ए वृद्धि बनाम वितरण, ऑप्शन बी व्यक्ति बनाम सामूहिक, ऑप्शन सी है निर्भरता बनाम अंतर्निर्भरता और ऑप्शन डी आधुनिक बनाम पारंपरिक। तो इनमें से चौथा प्रकार कौन सा होगा आपको ये बताना। बाकी तीन ऊपर लिखे हुए हैं,
विकास बनाम अविकास, देशी विकास बनाम विदेशी विकास, तीसरा स्वपूर्ति बनाम आत्मनिर्भरता और चौथा आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए, वृद्धि बनाम वितरण। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा अपने नोट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1951 औद्योगिक अधिनियम क्या था? ऑप्शन ए, केंद्र सरकार की लाइसेंस के बिना किसी भी कारखाने को लगाने तथा उसके विस्तार की अनुमति नहीं होती थी। ऑप्शन बी, कारखाने के विस्तार की हदबंदी। ऑप्शन सी है, श्रम संगठन से संबंधित थी। और ऑप्शन डी है, श्रमिकों के परिवार से संबंधित। तो बताइए 1951 का औद्योगिक अधिनियम क्या था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। सही आंसर होगा, केंद्र सरकार की लाइसेंस के बिना किसी भी कारखाने को लगाने की अनुमति नहीं थी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय मध्यम वर्ग करीब कितने प्रतिशत है? ऑप्शन ए 55%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 35% और ऑप्शन डी 45%। तो बताइए भारत में मध्यम वर्ग कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 35%। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाकी मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे। बाकी आपको कोई भी सजेशन देना है तो वो भी आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आगे की वीडियो में उसे इंक्लूड करने की कोशिश करूंगी या उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका विश्वास है कि भारत में हिंदू धर्म में उद्यम को बढ़ावा देने की क्षमता नहीं है? ऑप्शन ए टी.एन. मदान का, ऑप्शन बी के मास का, ऑप्शन सी डेविड मैकलेन का और ऑप्शन डी है मैक्स वेबर का। तो बताइए किसने कहा है कि भारत में हिंदू धर्म में उद्यम को बढ़ाने की क्षमता नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, मैक्स वेबर। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैश्वीकरण राष्ट्रीय सीमाओं से परे पूंजी का स्वतंत्र उपयोग का द्योतक है। ऑप्शन ए श्रम का, ऑप्शन बी तकनीकी का, ऑप्शन सी ज्ञान का और ऑप्शन डी ये सभी। बताइए क्या होगा सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी ये सभी होगा। श्रम, तकनीकी, ज्ञान, ये तीनों ही क्या है? पूंजी का स्वतंत्र प्रयोग के द्योतक है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके अनुसार वैश्वीकरण वास्तविक तथा सभी जगह है? ऑप्शन ए पूर्व वैश्वीकरणकर्ता के द्वारा, ऑप्शन बी है अति वैश्वीकर्ता के द्वारा, ऑप्शन सी है औपनिवेशवादी के द्वारा, ऑप्शन डी है समाजवादी के द्वारा। तो बताइए इनमें से किसने कहा है कि वैश्वीकरण वास्तविक या सभी जगह है? इसका इंग्लिश वर्जन भी आप लोग देख लीजिए। Are the opinion that globalization is a real and everywhere? Pre-globalization, ऑप्शन बी है हाइपर ग्लोबलाइजर और ऑप्शन सी है कॉलोनियलिस्ट और ऑप्शन डी सोशलिस्ट। बताइए कौन सा सही आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, हाइपर ग्लोबलाइजर, अति वैश्वीकरण के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, गिडन विवाद करते हैं वैश्वीकरण लोगों में किसको विकसित करता है? गिडेन मतलब गिडिंग्स। ऑप्शन ए सामूहिक अस्तित्व चेतना को, ऑप्शन बी अभिजात वर्ग की चेतना को, ऑप्शन डी है स्व अस्मिता की चेतना को और ऑप्शन डी है गरीब समूह की चेतना को। तो बताइए गिडेंस ने क्या कहा है, वैश्वीकरण लोगों में क्या विकसित करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्व अस्तित्व चेतना को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिम के विवाद करते हैं कि अंतर्निहित लैंगिक जेंडर असमानता सिद्धांत के कारण पितृसत्तात्मक एक मौलिक समस्या है। इनमें से कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो पितृसत्ता को लैंगिक असमानता का कारण मानता है? आपको ये बताना है। ऑप्शन ए उदारवादी नारीवाद, ऑप्शन बी उत्तर आधुनिक नारीवाद, ऑप्शन सी है संरचनात्मक नारीवाद और ऑप्शन डी उग्रवाद नारीवाद। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी उग्रवादी नारीवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किसने स्त्री पुरुष के दोहरी लैंगिक संबंध का विश्लेषण किया है? ऑप्शन ए निश्चयात्मक नारीवाद में, ऑप्शन बी है प्रथम स्तर का नारीवाद में, ऑप्शन सी है सुधारवादी नारीवाद में और ऑप्शन डी है समायोजित नारीवाद में। तो बताइए किसने स्त्री पुरुष के दोहरी लैंगिक संबंध का विश्लेषण किया है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए प्रथम स्तर का नारीवाद। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1971 में लिंग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए एन ओपले ने, ऑप्शन बी सिल्विया वॉल्बी ने, ऑप्शन सी मॉर्स ने और ऑप्शन डी है बी वुल्फ ने। तो बताइए किसने 1971 में लिंग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए अन्ना ओपले, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेक्सुअल पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? आपको ये बताना है। ऑप्शन है सिमोन दी बुआर, ऑप्शन बी कैट मिलेट, ऑप्शन सी एन्ना ओपले और ऑप्शन डी है नेसी बोर। तो बताइए कौन है सेक्सुअल पॉलिटिक्स के लेखक? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी कैट मिलेट, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए विधि नारीवाद के लिए समानता के सिद्धांत की अपेक्षा विभिन्नता के सिद्धांत की युक्ति ज्यादा उचित है, किसने इस पर विवाद किया है? ऑप्शन ए कैथरीन मैकनिनन ने, ऑप्शन बी कैरोल स्मार्ट ने, ऑप्शन सी है मिर्था फायरमैन ने और ऑप्शन डी है रत्ना कपूर ने। तो विधि नारीवाद के लिए समानता के सिद्धांत की अपेक्षा विभिन्नता के सिद्धांत की युक्ति ज्यादा उचित है, ये किसने कहा है? आपको ये बताना है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा मार्था फायरमैन ने, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और लोग कहते हैं मैम यूपी पीजीटी का या जीडीसी या जीआईसी का प्रैक्टिस सेट कराइए, तो यूजीसी नेट हो या जीडीसी जीआईसी सोशियोलॉजी हो सबके लिए प्रैक्टिस सेट तो एक ही होगा, बस क्वेश्चन थोड़े स्टैंडर्ड हो जाते हैं। पीजीटी का हो गया थोड़े इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जीआईसी जीडीसी में भी अब स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन आने लगे हैं, पहले इजी आते थे पर अब नहीं आते हैं। एनटीए यूजीसी नेट का आप लोग सिलेबस फॉलो कीजिए, सारे एग्जाम अच्छे से आप लोग के क्वालिफाई हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ने हिंदुओं की सभी जातियों को पुनर्विवाह के लिए कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी, किस वर्ष की थी? आपको ये बताना है। ऑप्शन ए 1933 में, ऑप्शन बी 1856 में, ऑप्शन सी 1955 में और ऑप्शन डी 1900 में। तो बताइए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? और आप लोग से एक ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि चैनल पे मेंबर्स बढ़े। मेरा हाफ मोनेटाइज चैनल हो गया है, आप लोग का साथ रहेगा तो फुल मोनेटाइज भी जल्दी हम लोग कर लेंगे। तो बताइए इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन बी 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किसके अनुसार लिंग असमानता मुख्यतः समाजीकरण का परिणाम है? ऑप्शन ए उग्रवादी नारीवाद, ऑप्शन बी है उत्तर उग्रवादी नारीवाद, ऑप्शन सी है मार्क्सवादी नारीवाद और ऑप्शन डी उदारवादी नारीवाद। तो बताइए लिंग असमानता मुख्यतः समाजीकरण का परिणाम है, ये कौन सा नारीवाद कहता है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी उदारवादी नारीवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अमेरिका में नारीवाद की द्वितीय लहर को किसके साथ जोड़ा गया है? ऑप्शन ए काले लोगों के नागरिक अधिकारों का संघर्ष, ऑप्शन बी है मताधिकार से, ऑप्शन सी है समान वेतन अधिकार से और ऑप्शन डी है संपत्ति अधिकार से। तो अमेरिका में जो नारीवाद की द्वितीय लहर आई थी उसको किससे जोड़कर देखा गया है? आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए काले लोगों के नागरिक अधिकारों के संघर्ष से, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मनुष्य के जीवन निर्वाह के उत्पादन के लिए पृथ्वी की शक्ति की अपेक्षा जनसंख्या शक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है, या किसने कहा है? ऑप्शन ए लॉन्ड्री ने, ऑप्शन बी माल्थस ने, ऑप्शन सी हुआ ने और ऑप्शन डी ड्यूमा ने। मनुष्य के जीवन निर्वाह के उत्पादन के लिए पृथ्वी की शक्ति की अपेक्षा जनसंख्या शक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये किसने कहा है? बताइए। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी माल्थस, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किसका विश्वास है कि कृषक समाज में उच्च जन्म तथा उच्च मृत्यु दर पाई जाती है? ऑप्शन ए कोल तथा हुबर का, ऑप्शन बी है रिचार्ड स्टर्लिन का, ऑप्शन सी है अर्सेन ड्यूमा का और ऑप्शन डी है जेसी कॉर्डवेल का। तो बताइए किसका मानना है कि कृषक समाज में उच्च जन्म तथा उच्च मृत्यु दर पाई जाती है?
तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए, कोअल तथा हुअल। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के लिए माल्थस ने कौन सा सकारात्मक साधन बताए हैं? एक सकारात्मक बताया था और दूसरा क्या बताया था वो आपको बताना है। ऑप्शन ए नकारात्मक, ऑप्शन बी निषेधात्मक, ऑप्शन सी है निरोधक और ऑप्शन डी दंडात्मक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, निरोधक। निरोधक और सकारात्मक साधन की बात कौन करता है? माल्थस करते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या वृद्धि का कोई प्राकृतिक या स्वाभाविक नियम नहीं है, यह किसकी अभिधारणा है? ऑप्शन ए एंजल्स की, ऑप्शन बी है कैनन की, ऑप्शन सी मार्क्स की और ऑप्शन डी कोहेन की। जनसंख्या वृद्धि का कोई प्राकृतिक या स्वाभाविक नियम नहीं है, बताइए ये किसने कहा है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि निर्देश करती है। ऑप्शन है जन्म एवं मृत्यु दर में अंतर, ऑप्शन बी जन्म दर और मृत्यु दर की अपेक्षा बढ़ोतरी, ऑप्शन सी है जब जन्म दर मृत्यु दर के समान हो और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि क्या निर्देश करती है? जन्म तथा मृत्यु दर में अंतर, जन्म दर में मृत्यु दर की अपेक्षा बढ़ोतरी, जब जन्म दर मृत्यु दर के समान हो और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या सही होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए, जन्म तथा मृत्यु दर में अंतर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1991 में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? ऑप्शन ए 19.6%, ऑप्शन बी है 21.34%, ऑप्शन सी है 20.96% और ऑप्शन डी है 19.28%। तो 1991 और 2001 के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, 21.34%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में तीसरा मुख्य समूह कौन सा है? ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी मुस्लिम, ऑप्शन सी जैन और ऑप्शन डी ईसाई। तो इनमें से आपको तीसरा मुख्य समूह बताना है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहले नंबर पे क्या आता है? हिंदू आता है, दूसरे नंबर पे मुस्लिम आते हैं और तीसरे नंबर पे क्या आते हैं? ईसाई आते हैं और चौथे नंबर पे आएंगे सिख, उसके बाद आते हैं जैन। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर कौन सा समूह आता है? ईसाई। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2001 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या का औसत घनत्व क्या था? ऑप्शन ए 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है 320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है 267 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और ऑप्शन डी है 350 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आपको 2001 के अनुसार बताना है, 2011 के अनुसार नहीं, ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अभी क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि रीसेंट का डाटा तो अभी कोई आया नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार अभी कितना वर्ग किलोमीटर है आप ये बता दीजिए। बाकी इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए 324 औसत प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जननीय अवस्था के दौरान प्रत्येक 1000 औरतों के पैदा हुई पुत्रियों की संख्या कहलाती है। जननीय अवस्था के दौरान प्रत्येक 1000 औरतों के पैदा हुई पुत्रियों की संख्या क्या कहलाएगी, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए शुद्ध जनन दर, ऑप्शन बी है सकल जनन दर, ऑप्शन सी है कुल प्रजनन दर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको इसका मैं इंग्लिश वर्जन भी दिखा देती हूँ। द नंबर ऑफ डॉटर्स born to women of every 1000 while passing through the reproductive stage is, option A net reproduction rate,
ऑप्शन बी है ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट, ऑप्शन सी है टोटल फर्टिलिटी रेट और ऑप्शन ए नन ऑफ दीज। बताइए क्या सही होगा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। उम्र विशिष्ट मृत्यु दर, ऑप्शन सॉरी ऑप्शन बी होगा सकल जनन दर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक वर्ष की उम्र के पहले मरने वाले शिशुओं की संख्या क्या कहलाती है, आप ये बताइए। ऑप्शन ए शिशु मृत्यु दर, ऑप्शन बी उम्र विशिष्ट मृत्यु दर, ऑप्शन सी है अशोधित मृत्यु दर और ऑप्शन ई है कारण विशिष्ट मृत्यु दर। तो जो बच्चे एक वर्ष से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है उन्हें क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए शिशु मृत्यु दर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वास्तविक प्रजनन निष्पादन दर्शाता है, ऑप्शन ए जनन क्षमता को, ऑप्शन बी प्रजनन को, ऑप्शन सी विवाह को और ऑप्शन डी बांझपन को। तो वास्तविक प्रजनन निष्पादन क्या दर्शाता है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी प्रजनन। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक ही देश के किसी विशिष्ट क्षेत्र में स्थानांतरित होना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए प्रव्रजन, ऑप्शन बी निर्गमन, ऑप्शन सी है आंतरिक प्रव्रजन और ऑप्शन डी है बाह्य प्रव्रजन। तो बताइए कौन सा माइग्रेशन कहलाएगा जब एक ही देश के किसी विशिष्ट क्षेत्र में स्थानांतरित होता है व्यक्ति। मूवमेंट विद इन अ कंट्री इनटू अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड, ऑप्शन ए माइग्रेशन, ऑप्शन बी है एक्सोडस, ऑप्शन सी है इन माइग्रेशन और ऑप्शन डी है आउट माइग्रेशन। तो क्या कहलाएगा, ऑप्शन सी कहलाएगा इन माइग्रेशन, मतलब आंतरिक प्रवास। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मृत्यु दर में कमी होने का क्या कारण है। ऑप्शन ए अकाल विलोपन, ऑप्शन सी है महामारी का नियंत्रण, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य देखभाल प्रोग्राम और ऑप्शन डी है ये सभी। तो बताइए अब मृत्यु दर में कमी किस कारण आ रही है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी, ये सभी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू की गई थी। ऑप्शन ए 1986 में, ऑप्शन बी 1971 में, ऑप्शन सी 1976 में और ऑप्शन डी है 1974 में। तो बताइए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू की गई थी। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सी पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन प्रोग्राम को महत्व देती है। कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए परिवार नियोजन प्रोग्राम कब शुरू किया गया था, उसका ईयर भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ऑप्शन ए 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है 4थी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है प्रथम पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन डी है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 4थी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये मॉक टेस्ट कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में रिव्यू जरूर दीजिएगा। बाकी अगर आप कोई भी सजेशन मुझे देना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग बाकी लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि चैनल पे मेंबर्स भी और बढ़े। गुड नाइट, बाय बाय, कल मिलते हैं इसी समय 9 PM पर। हैव अ गुड डे, बाय बाय।